Question says, consider the circuit shown below. Assume all the elements to be ideal. Let the average power delivered by the AC source after switch operation of S1 and before switch operation of S2 be P average. And the instantaneous power absorbed by the capacitor C2 at time t equals 8.27 plus 5 pi by 4 second be Pi. The values of P average and Pi are. Alright. तो ये नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेस्ड है प्रैक्टिकल टैंक सर्किट एज वेल एज आइडियल टैंक सर्किट पे। आई होप आपने टैंक सर्किट के बारे में सही से पढ़ाई कर रखी है, पूरा डिटेल एनालिसिस कर रखा है, क्योंकि ये टैंक सर्किट ही है जो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है पूरे नेटवर्क सब्जेक्ट में। जितने भी आपने सर्किट देखे होंगे एप्लीकेशन वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैंक सर्किट ही है। और अगर आपने टैंक सर्किट के बारे में नहीं सुना है या फिर टैंक सर्किट को सही से नहीं पढ़ा है, पूरे डिटेल एनालिसिस नहीं किए है, तो क्या ही किया फिर जिंदगी में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो इसका एक झलक आपको आज देखने मिलेगा। ऑलराइट, तो अगर मैं गिवन सर्किट की बात कर दूं तो यहां में दो स्विच दिख रहे हैं S1 और S2। S1 ऑपरेट हो रहा है t 0 पे, S2 ऑपरेट हो रहा है t 8.2 सेकेंड्स पे। ऑलराइट, सो अगर मैं एक एक करके बात कर दूं, अगर टाइम पीरियड 0 से t 8.27 तक देखूं तो कौन सा सर्किट कम इनटू पिक्चर आएगा। ये देखो, ये वाला ऐसा लगेगा, तो ये वाला सर्किट कम इनटू पिक्चर आएगा। और ये एक प्रैक्टिकल टैंक सर्किट है, ये एक प्रैक्टिकल टैंक सर्किट है, ठीक है। और अगर मैं t ग्रेटर देन 8.27 सेकेंड्स की बात कर दूं तो कौन सा सर्किट कम इनटू पिक्चर आएगा, तो ये खुल जाएगा और ये यहां चला जाएगा, राइट। तो कौन सा सर्किट कम इनटू पिक्चर आएगा, ये वाला। तो ये क्या है, एक आइडियल टैंक सर्किट है, ये एक आइडियल टैंक सर्किट है, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल टैंक सर्किट की बात करूं तो दो सर्किट होते हैं बेसिकली। एक का नाम बोल देंगे सर्किट 1 और दूसरे का नाम बोल देंगे सर्किट 2। सो अगर जल्दी से मैं आपको दिखा दूं सर्किट 1 किसको मैं बोल रहा हूं। देखो, एक रेजिस्टर, ये एक इंडक्टर ऐसे, और एक कैपेसिटर अकेला बैठा है ऐसा, ठीक है। ये R, ये L, ये C। तो ये एक प्रैक्टिकल टैंक सर्किट है जिसको मैं सर्किट 1 बोल रहा हूँ। और दूसरा सर्किट 2 में किसको बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक रेजिस्टर, ये इंडक्टर और कैपेसिटर के पास भी एक और रेजिस्टर है, ठीक है। ये इसको R1 R2 बोल देता हूँ, ये L और ये C, ठीक है। और ये जो सर्किट 2 दिखाया मैंने आपको, ये एक बहुत ज्यादा स्पेशल सर्किट है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आपने इस सर्किट को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है देखते ही, और आपको पता है ये स्पेशल क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया सर। आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपने इसको देखते पहचान लिया और ये क्यों स्पेशल है, आपको ऑलरेडी सही से पता है। जरूर बताना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये आइडियल टैंक सर्किट की बात कर दो तो मैंने यहाँ में दिखा दिया, ये एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, ठीक है। हमें कोई रेजिस्टर नहीं लगता, ये L से, ठीक है। और सो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करेंगे कि पूछा क्या है। सो पूछा है P एवरेज और PI। P एवरेज क्या है, स्विच S2 ऑपरेट होने के बाद और S2 ऑपरेट होने से पहले की कहानी, मतलब ये वाला टाइम, राइट। मतलब ये वाला टाइम की बात हो रही है। तो इस टाइम पे एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द एसी सोर्स कितना पूछा है, ठीक है। तो वहां से शुरू करते हैं। फॉर अ टाइम 0 से 8.27 के बीच में, ठीक है। मतलब पहला स्विच ऑपरेशन हो चुका है और दूसरा स्विच ऑपरेशन अभी होना बाकी है, ठीक है। अगर मैं टाइम t<0 की बात कर दूं, अगर सर्किट हम लोग देखें t<0 के लिए, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो एसी सोर्स है बस इस 1 ओम से लगा है, ठीक है। और बाकी सारे एलिमेंट्स डेड पड़े होंगे। क्यों डेड पड़े होंगे, क्योंकि यहां में कुछ भी मेंशन नहीं किया है इनिशियल वोल्टेज या फिर इनिशियल करंट का, कैपेसिटर इंडक्टर का कुछ मेंशन नहीं किया है। तो बाय डिफॉल्ट उसको 0 लेना है, ठीक है। तो मतलब सर्किट डेड पड़ा हुआ है। तो और स्विच होने के बाद क्या होगा, ये एसी सोर्स यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये एसी सोर्स इस सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो वहां से कहानी शुरू होगी। ऑलराइट, सो सर्किट बना लेते हैं। तो ये एसी सोर्स
जो यहाँ में प्लस माइनस दे रखा है, ये कितना है 10 sin 3t। और फिर कौन सा सर्किट पे कनेक्ट हुआ, सर्किट पे ये एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर ऐसे, एक रेजिस्टर यहाँ रखा है और ये स्विच का लोकेशन और ये इंडक्टर। ठीक है, तो वैल्यूज दे रखा है आपको, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये 1 फेराड और ये 1 हेनरी। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि ये प्रैक्टिकल सर्किट, टैंक सर्किट नंबर 2। ठीक है, तो चलो पहले ये बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल टैंक सर्किट नंबर 2 इतना क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना कैसे स्पेशल है, बात करते हैं। प्रैक्टिकल टैंक सर्किट नंबर 2, प्रैक्टिकल टैंक सर्किट 2 की बात हो रही है। तो कैसा दिखा था, मैंने ऑलरेडी दिखा था आपको, ये ऐसा, ये 2 रेजिस्टर और एक इंडक्टर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे। ठीक है, सो अभी के लिए मैं इसको R1 R2, ये इंडक्टर L, ये कैपेसिटर C। ठीक है, सो ये इन इटसेल्फ इतना स्पेशल नहीं है, लेकिन हम कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट करके इसको बड़ा ही स्पेशल बना सकते हैं। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा हूं, देखो अगर मैं इस सर्किट पे R1 और R2 को इक्वल कर दूं और कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस R से डिनोट करते हैं उसको, एंड R स्क्वायर्ड इज इक्वल टू L बाय C, ये दोनों R स्क्वायर्ड का वैल्यू इज इक्वल टू L बाय C हो जाए अगर, या फिर हम कर दें अगर, तो ये सर्किट एक कमाल का सर्किट बन जाता है। ये कमाल का सर्किट क्यों बन जाता है, अगर आपको ऑलरेडी पता है, अभी राइट नाउ अभी मुझे कमेंट करो कि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, बाद में देखने के बाद नहीं, ऑलरेडी अगर पता है तो जरूर कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि आप इतनी अच्छी पढ़ाई करते हो कि सर्किट देख के ही आप बता पा रहे हो। और सो क्या है, क्यों स्पेशल है, अगर मैं बात करूं तो ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि सर्किट इस कंडीशन को, ये सर्किट 2 है मेरा, इस कंडीशन को मैं अगर सेटिस्फाई कर दूं तो सर्किट 2 विल बी अंडर रेजोनेंस। तो क्या रेजोनेंस होने के लिए, क्या रेजोनेंस है इसलिए मैं इसको इतना स्पेशल बोल रहा हूं, नहीं, विल बी रेजोनेंस फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। सर आप कोई भी फ्रीक्वेंसी के साथ इसको ऑपरेट कर दो, ये हमेशा रेजोनेंस में रहेगा। कमाल की बात है ये। ठीक है, आप इसको अगर डिराइव करने की कोशिश करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे Z निकालो, है ना, यहाँ का टोटल इंपीडेंस Z निकालो और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो 0 के साथ, ऐसे करते हैं तो आपको 2 कंडीशन मिलेंगे। यूजुअली आपको एक ही कंडीशन मिलता है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। तो इस आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे। तो एक कंडीशन तो 1/√LC वाला है, ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है। और यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि अगर आप बस इसको सेटिस्फाई कर दो, R स्क्वायर इज इक्वल टू √LC और R1 R2 इज इक्वल टू R, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, तो ये बोल रहा है कि ये सर्किट फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट हमेशा रेजोनेंस पे रहेगा। एक कमाल की बात है सर। सो इसका डेरिवेशन तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसका वेरिफिकेशन करा दूंगा आपको। ठीक है, इसका एज ए प्रूफ ले सकते हो इसको। सो प्रूफ क्या, किस बात के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो अगर ये सच में ही रेजोनेंस में है तो क्या होगा, ये इंपीडेंस रियल होगा। राइट, ये इंपीडेंस यहां से सीन रियल होगा। चेक करते हैं। चलो पहले तो मैं Z कैलकुलेट करता हूँ। Z कैसे, ये दोनों पैरेलल में है। तो मान लो कोई ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे ही ऑपरेट कर रहा है, तो ये होगा R1 प्लस J ओमेगा L। दिस टर्म विल बी इन पैरेलल विथ R2 प्लस 1/J ओमेगा C ना, ये दोनों टर्म पैरेलल में। अकलमंदी की बात यह है कि पैरेलल सर्किट दिखे तो आप Z नहीं Y निकालो, एडमिटेंस निकालो, ताकि वो ज्यादा आसान कैलकुलेशन हो। लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे प्रोसीड करता हूँ। तो पैरेलल फॉर्म में है तो नीचे प्लस के फॉर्म में आएगा 1 प्लस J ओमेगा L प्लस R2, ये माइनस लिख लेता हूँ, J बाय ओमेगा C। ऊपर में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आएगा R प्लस 1 J ओमेगा L मल्टीप्लाई विथ R2 माइनस J बाय ओमेगा C। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये पहला कंडीशन को सेटिस्फाई करा दूंगा। ये वाला, इस कंडीशन को मैं सेटिस्फाई करा देता हूं। सो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R ले लेता हूं। ठीक है, इस कंडीशन को मैं अगर सेटिस्फाई कराऊं तो देखते हैं क्या मिलता। तो Z विल बी इक्वल टू R, कि R1 R2 दोनों ही R है, तो R प्लस J ओमेगा L,
आर माइनस जे बाय ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर प्लस जे ओमेगा एल और प्लस है ये प्लस आर माइनस जे बाय ओमेगा सी। ठीक है, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका आर स्क्वायर्ड माइनस जे आर बाय ओमेगा सी फिर प्लस जे आर ओमेगा एल और ये माइनस समीकरण प्लस ओमेगा एल बाय ओमेगा सी। तो ओमेगा में कैंसिल जाएगा तो बचेगा बस एल बाय सी और नीचे ट्वाइस आर लिख लेते हैं इसको, 2r जे कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड कंडीशन जो आर स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू एल बाय सी या फिर एल बाय सी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर्ड, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये एल बाय सी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर्ड पुट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन को अगर यहाँ ले आए तो क्या मिलेगा, z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ऑलरेडी है ये j, चलो मैं प्लस j कॉमन ले लेता हूँ तो j और r भी कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से r, तो ये ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी और ये क्या बन गया आर स्क्वायर, करेक्ट। और नीचे में है 2r प्लस j ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी। नाउ अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर का एक r कॉमन ले लेता हूँ तो ये r आ गया और ये भी r, करेक्ट। और यहाँ से भी r निकल गया, सॉरी, और ये 2 और ये r प्लस r 2r लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ये 2r। जैसे ही मैंने ये लिखा देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, करेक्ट। तो बचा क्या, बस r बचा और r इज इक्वल्स बस r बचा और ये रियल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर्किट डेफिनेटली अंडर रेजोनेंस है प्रोवाइडेड मैं ये दो कंडीशन को, ये इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दो। ठीक है, तो देखो इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, तब भी आपका इंपीडेंस सीन बस रियल है। ये इस बात का प्रूफ है कि सर्किट इज अंडर रेजोनेंस। और कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई कराए, वापस से दिखाता हूं मैं आपको कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई कराए। अगर R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R एंड दोनों करना होगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू L बाय C। ठीक है, तो यहाँ पे एक कमाल की बात क्या हो गई कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट बात हो रही है। रेजोनेंस हमेशा बात होती है फ्रीक्वेंसी पे, राइट। किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा, किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा। और इस सर्किट का कमाल ये हो गया कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई बात ही नहीं, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करा लो, सब हमेशा सर्किट आपके रेजोनेंस पे रहेगा प्रोवाइडेड आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दो। ठीक है, ये कमाल की बात है सर, ये तो बहुत मजेदार सुपर हिट बात है। ठीक है, और एक इंजीनियर को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि सर्किट हमेशा रेजोनेंस पे है, लेकिन नहीं, क्योंकि एक रेजोनेंस कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल चीज है। और एक सर्किट हमेशा ही रेजोनेंस पे रहे, आप कोई भी फ्रीक्वेंसी लगा दो, ये तो बहुत कमाल की बात होगी। एक इंजीनियर को भगवान से इससे ज्यादा क्या ही मांगना है फिर, है कि नहीं, है ना। ऑलराइट, आप सोच रहे होगे नहीं आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अरे आप एक इंजीनियर की तरह सोचो तो आपको समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो चलो अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अपने सर्किट पे। ये रहा, अब देखो आप वो वाला सर्किट तो है ही, और यहाँ पे R1 कितना है 1, R2 कितना है 1, L कितना है 1, C कितना है 1। तो R1 इक्वल्स टू R2 एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, दूसरा इन दोनों को ही R बोल लेंगे तो R स्क्वायर इक्वल्स टू L बाय C है क्या, यस, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हुए हैं। उसका मतलब ये है कि ये सर्किट पूरा अंडर रेजोनेंस है। यहाँ पे 3 ओमेगा इक्वल्स टू 3 रेडियंस पर सेकंड है, आप कोई भी फ्रीक्वेंसी डाल देते ये हमेशा रेजोनेंस पे ही रहता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां से अगर इंपीडेंस सीन देखोगे, मतलब एसी सोर्स को कितना इंपीडेंस दिख रहा है, Z इज इक्वल्स टू R देखा ना, अभी देखा था फॉर्मूला में R, देखना 1 पैरेलल 1 नहीं सर, बस 1। ठीक है, 1 ओम। ठीक है, तो इस तरह आप अगर चीजों को ऑलरेडी देखते आइडेंटिफाई करते हो तो बड़े फायदे में रहते हो, नहीं तो उसको कैलकुलेट करने में कितना ही टाइम लग जाएगा, वो बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप इस तरह मजे ले सकते हो कि नहीं चीजों का। ठीक है, बहुत ज्यादा मजेदार बात है ये कि कोई भी फ्रीक्वेंसी में आप हमेशा, कोई भी फ्रीक्वेंसी लगा दो आप हमेशा रेजोनेंस पे। ओके, नाउ अगर एसी सोर्स को इंपीडेंस कितना दिख रहा है 1 ओम, तो हम करंट की बात कर सकते हैं बड़े ही आसानी से।
टोटल करंट जो करंट ड्रॉन बाय द एसी सोर्स विल बी आई ऑफ टी। तो ओम्स लॉ के हिसाब से कितना है, ये भी 10 sin 3t एम्पेयर। ठीक है, 10 sin 3t एम्पेयर, ये बात है। ओके, अब पूछा क्या है, पी एवरेज, एवरेज पावर ड्रॉन बाय द एसी सोर्स। तो ये एवरेज पावर कैसे निकालते हैं सर, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव। कॉस फाइव क्या है, ये आपका पावर फैक्टर है ना, और सर्किट इज अंडर रेजोनेंस, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर बनेगा, मतलब पावर फैक्टर 1 है इसका, है कि नहीं। ऑलराइट, तो चलो, तो बस अब वी आर एम एस आई आर एम एस निकालो। वी आर एम एस कितना है सर, ये 10/√2, आई आर एम एस ये भी 10/√2। तो कैलकुलेट करो तो आपका पी एवरेज का वैल्यू आ गया है 50 वाट। खत्म, ठीक है। ऑलराइट, सो ऑप्शन में अगर जाके देखो तो दो ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, तो ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी भी गया, करेक्ट। ऑप्शन ए और सी बचा है। ओके, ऑप्शन ए और सी बचा है। चलो, एक काम हो गया, मतलब पहला सर्किट का काम हो गया बड़े आसानी से। आपको ऑलरेडी, अगर ये सब ऑलरेडी नॉलेज है तो आप देख के ये सब बता सकते हो, है कि नहीं, कुछ पेन टच करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पीआई के बारे में पूछा है। पीआई है क्या, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, उस पर्टिकुलर कौन से टाइम पे, ये 8.27 प्लस 5/4 टाइम पे पीआई पूछा है। किसका क्या है, ये इंस्टेंटेनियस पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द कैपेसिटर C2। ठीक है, उसका मतलब पिक्चर कौन सा है, ये सेकंड वाला पिक्चर, T ग्रेटर देन, ये वाला T ग्रेटर देन 8.27 का। ठीक है, ऑलराइट। नाउ एक बात और आपको नोटिस करा दूं, यहाँ पे कौन सा टाइम में पूछा है, देखो 8.27 प्लस 5/4। इस तरह लिखने का मतलब ये है कि 8.27 पे क्या हो रहा है, ये स्विच, मतलब उसके पहले क्या हो, कैपेसिटर C2 आइडियल बैठा था, वो डेड बैठा था, राइट। तो स्विच ऑपरेशन होने के बाद 5/4 सेकेंड पे पावर एब्जॉर्ब कितना। तो स्विच ऑपरेशन कब हुआ है, 8.27, इसलिए 8.27 यहां लिखा है प्लस 5/4। ठीक है, तो आपको मतलब कौन सा टाइम चेक करना है, 5/4 पे, स्विच ऑपरेशन होने के बाद 5/4 पे, क्योंकि स्विच ऑपरेशन तो 8.27 पे हुआ है, इसलिए इसको 8.27 इस तरह लिखा गया है। ठीक है, और चलो इस बात को मैं कनेक्ट करूंगा आगे जाके। चलो हम शुरुआत करते हैं सेकेंड सर्किट का अब, जो एक प्रैक्टिकल टैंक सर्किट है, राइट। और सो फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8.27 सेकेंड्स, तो सर्किट कैसा दिखेगा आपको, आइडियल टैंक सर्किट। ये इंडक्टर बैठा है और ये कैपेसिटर ऑलरेडी वहीं था, इस तरह, करेक्ट। और आपको नोटिस ये करना है कि जब स्विच हुआ होगा ना, जब 8.27 पे स्विच हुआ होगा तो इंडक्टर के पास ऑलरेडी कुछ करंट, इनिशियल करंट फ्लो हो रहा होगा, राइट। इसको IL बोल दो। तो IL तो फ्लो होगा, जिस वक्त स्विच हुआ तो उस वक्त एक पर्टिकुलर करंट होगा, ठीक है ना। तो उस करंट को हम IL के नाम से बोलते हैं फॉर नाउ, बाद में इसको कैलकुलेट कर ही लेंगे IL, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो, ये कितना है 1 हेनरी और ये 1 फैराड, ठीक है। ऑलराइट, चलो नाउ, और जैसे मैंने बोला कि एक आइडियल टैंक सर्किट है, ठीक है। और इसका डिस्कशन तो और भी मजेदार है, और भी मजेदार है। तो होगा क्या, देखो, एक इंडक्टर क्या नेचर है उसका, पावर एब्जॉर्ब करने का, और कैपेसिटर का भी वही पावर एब्जॉर्ब करने का, दोनों में से कोई डिसिपेट नहीं करता। और इनको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है आइडियल मानना है, तो मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में आपको नहीं सोचना है। उसका मतलब ये है कि इंडक्टर जो है उसके पास ऑलरेडी एनर्जी है, और कैपेसिटर जो खाली बैठा है उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, डी एनर्जाइज्ड है वो। तो क्या होगा, इंडक्टर यहाँ पे एनर्जी लेके बैठा है, कैपेसिटर यहाँ पे अनएनर्जाइज्ड बैठा है, तो इंडक्टर का एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगा, कैपेसिटर को सप्लाई होगा, करेक्ट है। तो उसका मतलब जो इनिशियली क्या होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा, ठीक है। अगर मेरे पास IL इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली इनिशियल करंट ऐसे फ्लो होगा। तो जिस वक्त ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा उसका मतलब इंडक्टर इज एक्टिंग एज अ सोर्स, और एट द सेम टाइम कैपेसिटर इज एब्जॉर्बिंग, तो एक्टिंग एज अ सिंक, ठीक है। अब क्या होगा, तो दिया तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, इंडक्टर डिस्चार्ज हो गया। अब इंडक्टर क्या बोलेगा, भाई वापस दे, है कि नहीं, भाई वापस दे।
तो अब कैपेसिटर वापस देगा इस तरह, कैपेसिटर वापस देगा, और उस वक्त कैपेसिटर इज एक्टिंग एज ए सोर्स, इंडक्टर विल बी एक्टिंग एज ए सिंक। तो अब क्या होगा, अब कैपेसिटर बोलेगा भाई वापस दे, फिर इंडक्टर वापस देगा और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, फिर वही साइकिल रिपीट होगा। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होगा, इंडक्टर एज अ सोर्स काम करेगा, कैपेसिटर एज ए सिंक काम करेगा। तो इंडक्टर की बात कर दो तो क्या करेगा, वो देगा फिर लेगा, देगा फिर लेगा। एट द सेम टाइम कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, लेगा फिर देगा, लेगा देगा। करेक्ट है, तो इंडक्टर देगा लेगा देगा लेगा, कैपेसिटर लेगा देगा लेगा देगा। करेक्ट इसीलिए मैंने बोला ये डिस्कशन बड़ा ही मजेदार है। चलो मैं पूरा डिस्कशन तो नहीं करना चाहता आपके साथ, पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस तो नहीं करूंगा, मैं बस आपको बताते चल रहा हूँ मेन पॉइंट्स के। ठीक है नाउ, तो उसका मतलब यहाँ पे पावर फ्लो हो रहा है, राइट, पावर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहा है। और अगर इस सर्किट को ऐसे छोड़ दोगे आप जिंदगी भर के लिए, तो यही इसी तरह बिहेव करेंगे, लेगा देगा। आज से हजारों साल बाद भी देख इनके पास आप इनको छोड़ दो ऐसे ही, और हजारों साल बाद इनके पास आओ, ये इसी तरह लेगा देगा करते रहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई रेजिस्टर है ही नहीं डिसिपेट करने के लिए। तो वही पावर यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां घूमते रहेगा। ठीक है, हजारों साल के बाद भी अगर सर्किट को इस तरह छोड़ दो तो ऐसा होगा। लेकिन रियल लाइफ पे ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रियल लाइफ पे हम लोग के पास आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर नहीं है ना। हो जाता तो मजा आता नहीं, और किसी भी इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए स्टोर कर लेते हैं हम लोग इसी तरह, है ना, कोई टेंशन नहीं। ओके चलो नाउ, अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे पावर फ्लो हो रहा है, तो एक बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखने का है कि जो रेट ऑफ पावर फ्लो है, रेट ऑफ पावर फ्लो इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट। ये ओमेगा नॉट क्या, वही 1/√LC। ठीक है, 1/√LC। उसका मतलब ये है कि ये एक टाइम पीरियड पे 2 बार पावर फ्लो एक्सचेंज होता है। मतलब इंडक्टर 2 बार चार्ज होगा, 2 बार डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर 2 बार चार्ज होगा, 2 बार डिस्चार्ज होगा। मतलब एक टाइम पीरियड पे इंडक्टर देगा लेगा, और उसी टाइम पीरियड पे कैपेसिटर भी देगा लेगा 4 बार। ठीक है, देगा लेगा, मतलब 2 बार लेगा 2 बार देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। मैं पूरा एनालिसिस मैथमेटिकल नहीं दिखा रहा हूं, तो मैं मेन पॉइंट्स बताते चल रहा हूं। ठीक है, और सो एक चालाक बच्चा जो ये सब जानता है, वो इसके आगे का एनालिसिस नहीं करेगा तब भी आंसर कर देगा। ठीक है, इसके आगे का एनालिसिस नहीं करेगा तब भी आंसर कर देगा। इस बात को मैं लास्ट में जाके आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह एक चालाकी करके आप ऑलरेडी आंसर बता सकते थे, क्योंकि 2 ऑप्शन तो उड़ गए हैं, बाकी 2 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है आप बस चालाकी करके आंसर कर सकते हो राइट नाउ। आपको कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, या फिर अभी मैंने बता दिया आपको कि आप ये चालाकी कर सकते हो, तो सोचो मैं किस चालाकी की बात कर रहा हूँ और एक बार ट्राई करना आप। ठीक है, एक बार ट्राई करो, पॉज करके देखो, आपका ऑलरेडी आंसर ए या फिर सी में से ऑलरेडी पता चल रहा है क्या। तुक्का नहीं मारना है, सही कंसेप्ट लगाओ। ठीक है, क्योंकि जो जरूरी कंसेप्ट है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बोल दिया। ठीक है, एक बार देखो आपसे बन रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो हम पूरे एनालिसिस करेंगे और ये चालाकी वाली बात मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलो ऑलराइट। तो अब बात आ रही है कि हमको क्या चाहिए, कैपेसिटर का इंस्टेंटेनियस पावर, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर एट कोई टाइम टी। सो इंस्टेंटेनियस पावर वही होता है पी ऑफ टी। ठीक है, पीसी ऑफ टी कैसे निकालेंगे, वीसी ऑफ टी मल्टीप्लाइड विद आईसी ऑफ टी। इसका मतलब मुझे कैपेसिटर वोल्टेज और या फिर कैपेसिटर करंट, क्योंकि दोनों में से एक मिल जाए तो ओम्स लॉ की मदद से दूसरा तो निकाल ही लेंगे। तो हम लोग को कैपेसिटर करंट या फिर कैपेसिटर वोल्टेज दोनों में से एक किसी को निकालना होगा। ठीक है, उसका मतलब इस सर्किट का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, करते हैं नाउ। जैसे हमने समझा कि यहाँ में कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ में चार्जिंग या फिर डिस्चार्जिंग इक्वेशन लगाने की कोशिश करोगे तो आप गलत कर जाओगे। क्यों, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग इक्वेशन इस सर्किट के लिए वैलिड ही नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे R 0 है तो टाउ भी 0 है। तो जहां पे टाउ 0 होता है उस सर्किट पे चार्जिंग इक्वेशन डिस्चार्जिंग इक्वेशन वैलिड ही नहीं होता। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, लैप्लास चाचा को याद करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है अपने लैप्लास चाचा को याद करना है। ठीक है, हमेशा आ जाता है मदद के लिए। ऑलराइट,
तो चलो अब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म सर्किट ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको अच्छा आइडिया है एक सर्किट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं। चलो नाउ इस बात को ख्याल रखना है कि ये इंडक्टर के पास ऑलरेडी इनिशियल करंट है, कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लास्ट में करके कर लेंगे, ठीक है, अभी रहने दो। ओके ना, चलो एक बार को मैं आपको रिमाइंड करा लूं। कोई इंडक्टर ऐसा है और उसका इनिशियल करंट इस डायरेक्शन में ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, ये IL नॉट और मेरे पास L है, ठीक है। तो अगर मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फिगर ड्रॉ करना चाहूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फिगर ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे दिखेगा, तो ये इंडक्टर और ये एक वोल्टेज सोर्स के टर्म्स में दिखा रहा हूँ, तो ये करंट नीचे जा रहा है, तो ये माइनस प्लस और इसका वैल्यू SL, ये L IL नॉट, ठीक है, S नहीं लगता, ध्यान देना, SIL नॉट, ठीक है। ये और हम लोग के सिचुएशन में L इज इक्वल टू 1 है, तो ये बस L बचा, S बचा और ये बस IL नॉट बचा, ठीक है। तो ये बस IL नॉट बचा। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ में यूज करके इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्किट आपका दिखेगा ऐसा, ये इंडक्टर और ये माइनस प्लस, ये IL नॉट, ये मेरा S, L इज इक्वल टू 1 है, और कैपेसिटर तो अनएनर्जाइज था, तो कैपेसिटर की तरह रहेगा, तो ये 1/SC, C 1 है तो 1/S, ठीक है। तो ये सर्किट बना। अब ये एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म सर्किट है, तो हमेशा याद रखना भले ही कुछ भी हो रहा हो, कैपेसिटर सोर्सिंग कुछ भी कर रहा हो, जैसे ही आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फिगर बनाया तो आपको इन एलिमेंट्स को एज ए सिंक ट्रीट करना है, ठीक है, इन एलिमेंट्स को एज ए सिंक ट्रीट कराना है। ओके, पहली बात वो। अब हम क्या करेंगे, इनको टर्मिनल डिफाइन करेंगे, ठीक है, ये VC ऑफ S और ये VL ऑफ S, ठीक है। आप अदरवाइज भी लिख सकते हो, लेकिन यूजुअल तरीका ऐसे ऊपर में प्लस करके मैंने लिखा। और एक बार आपने इस टर्मिनल को लिख दिया तो आप वापस से उसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है। एक बार आपने ऊपर में प्लस नीचे में माइनस करके VC ऑफ S लिख दिया तो उसको वापस से चेंज नहीं करोगे। आप लिखो, आपको उल्टा लिखना है तो लिखो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक बार जो लिख दिया वापस से चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि इस तरह आप ऊपर में ही प्लस रखो, और एक बार जो लिख दिया तो उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। और चलो, अब यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगा, यस, इस सोर्स की वजह से करंट फ्लो होगा, तो एस डोमेन में तो उसको I ऑफ S बोल देंगे, ठीक है। नाउ हमको चाहिए क्या सर, या तो VC ऑफ T या फिर IC ऑफ T। तो चलो पहले I ऑफ S कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, KVL घुमाएंगे। तो जैसे मैंने बोला इनको सिंक की तरह ही ट्रीट करना है, तो चलो KVL घुमाओ, क्या मिलेगा, I ऑफ S डिवाइडेड बाय S प्लस I ऑफ S टाइम्स ऑफ S माइनस IL ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे, इस इक्वेशन से I ऑफ S निकल के आ जाएगा, फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा लेंगे। तो ये 1 प्लस S स्क्वायर्ड बाय S और इज इक्वल टू IL ऑफ 0। नाउ I ऑफ S का एक्सप्रेशन आ चुका है, IL ऑफ 0, ये S 1 प्लस S स्क्वायर, करेक्ट। अब मैं इधर इनवर्स लैप्लास लगा दूं तो I ऑफ T मिल जाएगा आपको, कितना, IL ऑफ 0, ऊपर में ऐसा तो cos, ये 1 बस T, ठीक है। UT ये नहीं लगाएंगे, हमको समझ में आता है कि एक T ग्रेटर देन 0 के लिए ही है, ऑफ कोर्स। और चलो, ये आ गया आपका I ऑफ T टाइम डोमेन में, मतलब ये वाला करंट, ठीक है, ये वाला करंट I ऑफ T, ठीक है। और नाउ अब पे अटेंशन करना, जैसे मैंने बोला, जैसे आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फिगर बना दिया आपने, तो इन एलिमेंट्स को आपको सिंक की तरह ही देखना है, ये सिंक की तरह ही बिहेव कराना है इनको, ठीक है। नाउ अगर मैं कैपेसिटर करंट की बात कर दूं, सिंस मैंने यहाँ पे प्लस ऑलरेडी लिखा है, उसका मतलब कैपेसिटर करंट इस डायरेक्शन में होगा, राइट। IC ऑफ, या फिर चलो टाइम डोमेन में लिखूं तो IC ऑफ T इस डायरेक्शन में होगा, और ये I ऑफ S उस डायरेक्शन में है, तो मतलब मेरा जो I ऑफ T आया, ये मेरा IC ऑफ T नहीं, तो IC ऑफ T उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बस माइनस लगा लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, काफी बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं या फिर सही से केयर नहीं करते, तो आपका गलत हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये cos ऑफ T। और अगर मैं इंडक्टर करंट की बात कर दूं, तो देखो मैंने ऊपर में प्लस लगाया है, तो इंडक्टर करंट इसी तरह फ्लो होना है,
IL ऑफ टी, तो वही डायरेक्शन आई ऑफ एस का है, मतलब आई ऑफ टी का है, तो ये एग्जैक्टली प्लस में रहेगा, ये एग्जैक्टली, ठीक है। और सब एम्पियर में है, ठीक है। तो ये है, तो हमको तो कैपेसिटर के वोल्टेज चाहिए अभी, तो यहाँ से डीवीसी ऑफ टी बाय डीवीसी ऑफ टी निकालेंगे कैसे, 1/c इंटीग्रेशन माइनस से लेके टी आई सी ऑफ टी डी टी, करेक्ट। तो c कितना है 1, तो 1 ले लेते हैं। आई सी ऑफ टी क्या है, ये रहा माइनस आर एल नॉट कॉस ऑफ टी डी टी, करेक्ट। ओके, तो माइनस आर एल नॉट बाहर ले लेते हैं, माइनस आर एल नॉट बाहर ले लिया, और माइनस इंफिनिटी लेके 0, मतलब कैपेसिटर का इनिशियल कोई वोल्टेज नहीं था, तो 0 से शुरू कर सकते हो आप, टेंशन नहीं है। चलो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो बचेगा क्या, साइन, है ना। तो ये साइन ऑफ टी आ गया, करेक्ट। ये वोल्ट हो गया काम, कैपेसिटर करंट भी मिल गया और कैपेसिटर वोल्टेज भी मिल गया। ऑलराइट, अब चाहिए क्या, कैपेसिटर पावर चाहिए था, मल्टीप्लाई कर लो। तो पीसी ऑफ टी जो मिलेगा वीसी ऑफ टी इंटू आईसी ऑफ टी से, तो मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस बिकम प्लस, ये आर एल ऑफ 0 स्क्वायर्ड साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी, ठीक है। ये हो गया आपका पीसी ऑफ टी इन वाट्स। ऑलराइट, चलो कौन से टाइम में पूछा है सर, t इज इक्वल्स टू 8.27 प्लस 5 पाई बाय 4। अब सवाल ये है कि मैं क्या ये 8.27 प्लस 5 पाई बाय 4 लिखूं कि बस 5 पाई बाय 4 लिखूं। ध्यान देना पूरा एनालिसिस मैंने इस तरह किया है कि वो एग्जैक्टली सेम होता अगर मैं वो स्विच ऑपरेशन t इक्वल्स टू 0 पे ही कराता था, मतलब स्विच S2 की बात कर रहा हूँ। स्विच S2 अगर t इक्वल्स टू 0 पे ऑपरेट होता तो पूरा एनालिसिस उसके बेसिस पे हुआ है, राइट। सो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस t इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4 ही करो। और ये 8.27 का इफेक्ट कहां दिखेगा आपको, जब आप ये IL0 कैलकुलेट करोगे। तो IL0 इज द इंडक्टर करंट इन द लास्ट सर्किट, है ना, जो 0 से 8.27 के बीच का जो सर्किट बना था प्रैक्टिकल 10 सर्किट, उस पर इंडक्टर करंट एट 8.27 करके निकालेंगे अगर, तो वो क्या है IL ऑफ 0 ही है, तो ये इस पे इफेक्ट पड़ जाएगा। उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि 8.27 पे स्विच हुआ है, उसके बाद की कहानी पूछी है, राइट। उसके बाद की कहानी है 5 पाई बाय 4 पे पूछा है, तो आपको बड़े आराम से 8.25 को सेपरेट करके कैलकुलेशन करना है, ठीक है, समझ में आना ना। ओके चलो, तो t इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4 सेकेंड्स पे हम चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, t इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4 लिख दो, और क्या। तो ये IL ऑफ 0 जो कैलकुलेट करना भी बाकी है देखेंगे हम, तो ये 5 पाई बाय 4 और ये cos 5 पाई बाय 4 वाट्स। अब कैलकुलेटर मत निकाल लेना इसको करने के लिए, तो ये देखो किस तरह किया जाता है बड़ी आसानी से। 5 पाई बाय 4 मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है नहीं, बड़े आराम से, कैलकुलेटर नहीं यूज करना है सबके लिए, ठीक है। और ये cos, इसको भी इस तरह लिख लो। अब साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, उसी तरह cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं IL ऑफ 0 माइनस साइन पाई बाय 4 और माइनस cos पाई बाय 4। अब माइनस माइनस बिकम प्लस, और साइन पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 किसको नहीं आता, ये IL ऑफ 0 स्क्वायर्ड बाय 2, ये हो गया आपका PL, इसको PL बोला था, तो ये हो गया आपका PL, ये वाट्स पे। नाउ अब समझ में आ रहा है कि IL ऑफ 0 निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकाल लेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, मैं वो चालाकी की बात जो कैलकुलेशन करने से पहले ही मैंने जिसके बारे में बात किया था कि उसको यूज करके आप बड़े ही आसानी से आंसर ऑलरेडी कर सकते थे, इस कैलकुलेशन की नीड ही नहीं थी आपको, फिर भी उसके बारे में आप देखना। फिर भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह यहाँ इस नतीजे तक पहुंचे, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी आपको। ऑप्शन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ऑप्शन टिक करने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं थी, बस चालाकी की नीड थी, ठीक है। तो अब इस चालाकी की बात पहले करता हूं मैं। तो जैसे मैंने बोला था
कि आइडियल टैंक सर्किट पे पावर फ्लो किस तरह होता है, 2 बार। उसका मतलब कैपेसिटर 2 बार चार्ज एंड 2 बार डिस्चार्ज होगा। कितने टाइम पीरियड पे, 1 टाइम पीरियड पे। वो टाइम पीरियड कैसे मिलेगा, ओमेगा नॉट कैलकुलेट करो, है ना, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू पाई बाय टी, और ओमेगा नॉट कैलकुलेट करो कितना है, 1/√LC। करेक्ट, एलसी कौन सा बोलो, ये वाला। सो ओमेगा नॉट की बात कर दूं इस सर्किट पे तो 1/√LC, तो मतलब 1, और ओमेगा नॉट क्या है, 2 पाई बाय टी नॉट। ये मेरा टाइम पीरियड के बोल रहा था, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई। अब देखना जरा, इस टाइम एक्सिस को देखो 0 और ये 2 पाई। सो 5π/4 कहाँ होगा, देखना, ये पाई है, बीच का वैल्यू पाई है, तो इन दोनों का बीच का वैल्यू कितना होता है, पाई/, तो इन दोनों के बीच का वैल्यू क्या होगा, आई होप आपको ये सब सही से आता है करना, 3π/2। नो 3π/2 को मैं अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6π/4 लिख सकता हूँ क्या, यस। और पाई को 4π/4 लिख सकता हूँ क्या, यस। इसका मतलब ये 4 है, ये 6 है, बीच में 5π/4। ठीक है, इस तरह बड़े आसानी से आप लोकेशन पता कर सकते हो। चलो, अब जैसे मैंने बोला कि एक टाइम पीरियड पे कैपेसिटर, वो इस केस में पहले चार्ज कर रहा है, तो चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ठीक है। सो 4 बार, और वो इक्वल टाइम पीरियड होंगे बाय द वे। तो यहां से यहां तक वो पहले चार्ज कर रहा होगा, फिर यहां से यहां तक वो डिस्चार्ज कर रहा होगा, और यहां से यहां तक वो फिर से चार्ज कर रहा होगा, ठीक है। और यहां से यहां तक वापस से वो डिस्चार्ज कर रहा होगा, एक साइकिल पूरा। ये कैपेसिटर की बात हो रही है, ठीक है, ये कैपेसिटर की बात हो रही है। इंडक्टर के बाद एग्जैक्टली उल्टा, मतलब जहां में चार्ज दिख रहा है वहां में वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, और जहां में वो डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ में वो जहां में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा। ये बात तो हो चुकी है, लेकिन हमको कैपेसिटर से कंसर्न है अभी, तो कैपेसिटर की बात कर रहा हूं मैं। और तो कौन से टाइम में देखना था, ये वाला टाइम पे। ये वाला टाइम में क्या हो रहा है, तो एट t इक्वल्स टू 5π/4 कैपेसिटर इज चार्जिंग। और सब पूछा क्या है आपसे, पीआई क्या था, देखो जरा क्वेश्चन में, कहा गया, आजा भाई, ये रहा। पीआई है सर पावर एब्जॉर्ब्ड, है ना, पावर एब्जॉर्ब। तो जब कैपेसिटर चार्ज कर रहा है मतलब पावर एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, उसका मतलब पावर एब्जॉर्ब उसका पॉजिटिव आएगा, है ना। तो देखो बस इतना आप चेक कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा ये ऑप्शन ए है, क्योंकि ऑप्शन बी में पीआई नेगेटिव है। ये नेगेटिव कब होता, जब हम लोग का टाइम पीरियड उस वक्त का होता जब वो डिस्चार्ज कर रहा होता, ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज करते वक्त पावर एब्जॉर्ब नहीं, पावर डिलीवर होता। मतलब तब भी आप पावर एब्जॉर्ब चाहते हो तो आपका पावर एब्जॉर्ब नेगेटिव आता है ना। ये बेसिक्स, एकदम बेसिक बात, ठीक है। तो इस तरह बड़े ही चालाकी से आप आंसर कर सकते थे उसी वक्त, ठीक है, शुरुआत में ही। पहले तो मैंने पी एवरेज के बारे में तो बोल ही दिया, आपको अच्छा नॉलेज है तो बस देख के हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। पी एवरेज तो बस देख के कर सकते हो, बस अगर प्रैक्टिकल टैंक सर्किट 2 के बारे में सही नॉलेज है तो। और उसके बाद वापस से यही सोच के आप सेकेंड वाला आंसर भी बड़े आसानी से कर सकते थे। इट्स ऑल अबाउट बीइंग चालाक, ठीक है, चालाक बनना सीखो सर, बड़ा ही मजा आता है फिर, ठीक है। ऑलराइट, चलो, चालाकी दिखाना पसंद है ना आप लोग को, यहाँ चला के दिखाओ ना, बड़ा मजा आता है। रियल लाइफ में चालाकी मतलब क्या, किसी को बेवकूफ बना रहे हो आप, चालाक हो, फिर इससे क्या ही मजा है। यहाँ पे टेक्निकली चालाक बनो तो जानो, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो, तो डिस्कशन के लिए हम आयल नॉट निकाल ही लेते हैं, ठीक है। देखो आयल नॉट कहां से आएगा, वो वाला पुराने वाले सर्किट से, मतलब पहला वाला केस इस सर्किट से आएगा, ये रहा। तो इस सर्किट का पूरा एनालिसिस हो चुका है। सो पहले हमको ये वाला करंट आयल ऑफ टी निकाल लेते हैं, और टी इक्वल्स टू 8.27 पुट कर लेंगे तो काम हो जाएगा, राइट। तो करते हैं, ठीक है। तो आयल ऑफ टी कैसे मिलेगा सर, ये आई ऑफ टी का करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा किस, कौन से हिसाब से, करंट डिवीजन लॉ से। तो ये करंट डिवीजन लॉ लगाओ, बस हो गया, टी और ये करंट डिवीजन रूल। ऑपोजिट रेजिस्टेंस, ऑपोजिट इंपीडेंस कितना दिख रहा है आपको, 1 - j/3,
ठीक है, क्योंकि ओमेगा 3 है, c इक्वल्स टू 1 है, तो इस हिसाब से 1 माइनस जे बाई 3, नीचे में दोनों का सम 1 माइनस जे बाई 3 प्लस 1 प्लस जे 3। ओके, बस हो गया काम, बस इसको कैलकुलेट करो और t इक्वल्स टू 8.27 पुट कर लेना है, तो IL ऑफ 0 आ जाएगा। चलो करते हैं। तो पहले तो मैं इसको फेजर में लिख लेता हूँ। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट सही से पता है कि फेजर लिखने का मतलब क्या होता है। ये तो बहुत सारे बेसिक बातें हैं, तो फिर भी किसी बच्चे को शायद नहीं पता, तो मैं इनके लिए बोल रहा हूँ। चलो 3 और इन दोनों को मैं करूँगा 2 जे कॉमन लिया तो 3 माइनस 1 बाई 3, 3 माइनस 1 बाई 3 8 बाई 3 आ जाएगा आपका। तो ये 8 बाई 3, तो 3 पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 बन जाएगा और ये डिवाइडेड बाय 3, 3 कैंसिल, तो ये बचा। ठीक है, अब इसको मैं पोलर फॉर्म में ले लेता हूँ। तो ये 10 एंगल 0 और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √10 एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाय ये इसका रूट आएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मतलब 100, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan इनवर्स ऑफ 8/6, 8/6 या फिर आप इसको 4/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, और तो ये तो 10 बन गया और ये 10 ये 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 1 बचा और तो ये √10 एंगल कितना हो गया, ये नीचे वाला ऊपर ले लेता तो माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3, tan इनवर्स ऑफ 4/3। ओके, तो ये कितना आ गया सर, tan इनवर्स ऑफ 1/3 एंगल माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/3 होता है सर 18.43 और tan इनवर्स ऑफ 4/3 होता है 53.13। ठीक है, ऑलराइट। तो यूजुअली आप देखना, अगर आप गेट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप इस बात को जो जरूर नोटिस कर लियोगे, कुछ इंपीडेंसेस बड़े कॉमन होते हैं नेटवर्क सब्जेक्ट पे, जैसे 1 प्लस J1, 1 माइनस J1, 1 प्लस 2J, 2 प्लस 1J, 3 प्लस J4, 4 प्लस 3J, 1 प्लस 3J, 3 प्लस 1J। ठीक है, ये सब बार बार रिपीट होते हैं गेट एग्जाम में, बार बार रिपीट होते हैं, तो अक्लमंदी इसी पे है कि उनको याद कर लो सर। ठीक है, उनको याद कर लो, एटलीस्ट उसका फेज टर्म याद कर लो। ठीक है, इसलिए मुझे ये टर्म्स याद हैं तो मैंने खटाखट कर लिखा, देखा फायदे में रहा। इस अभी भी यहाँ पे वही आया, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता तो यही वही है 3 प्लस J4। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन है, गेट पे बार बार इन्हीं को रिपीट किया जाता है। वापस से बोलता हूँ कौन कौन, 1 प्लस J1, 1 माइनस J1, 1 प्लस J2, 2 प्लस J1, 3 प्लस J4, 4 प्लस J3 और 1 प्लस J3, 3 प्लस J3। ठीक है, और 3 प्लस J1। ओके, सो ये बार बार आते हैं, तो अक्लमंदी इसी पे है, तो उनको याद कर लो। ठीक है, फायदे में रहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। √10 एंगल, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, दोनों 80। किस तरह ऐड करते हैं सर, ऐसा ऐड नहीं करेंगे। 50 प्लस 20 कितना होता है, 50 प्लस 20 70 होता है, और फिर 50 प्लस 18 कितना होगा, फिर 2 कम कर दो, 50 प्लस तो 53, मतलब 2 कम किया 1 ज्यादा किया, 2 कम किया फिर 3 ज्यादा किया, मतलब इफेक्टिवली 1 ज्यादा किया। तो जैसे 50 प्लस 20 70 होता है, तो एक इफेक्टिवली 1 ज्यादा किया, लेकिन इफेक्टिवली 1 ज्यादा किया, ऐड कर रहे हैं तो इफेक्टिवली ज्यादा किया तो 71। ठीक है, 71 इन दोनों का ऐड करते हो साफ दिख रहा है 60, 56। ठीक है, और सो ये एंगल हो गया आपका। तो अब वापस से लिख लेता हूं इसको, 10 साइन 3t माइनस 71.56 डिग्री। ठीक है, ये क्या है आपका IL ऑफ t। अब t इज इक्वल टू 8.27 पुट कर दो तो आपका आ जाएगा IL ऑफ 0 इज इक्वल टू IL एट 8.27। ठीक है, इस सेकेंड्स पे है, तो 10 साइन 3 इंटू 8.27 माइनस, एक बात ध्यान देना आप, ये 3 कितने क्या है, रेडियंस पर सेकेंड, ये सेकेंड्स पे होता है, मतलब ये वाला टर्म्स रेडियंस पे है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे डिग्री करके कैलकुलेट नहीं करोगे, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये 71.56 कैसे करोगे, पाई डिवाइडेड बाय 180, आगे रेडियंस पे, इसको कैलकुलेटर उठा के करो, आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट ऑल -1। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज होगा -1 के,
तो बड़े कंफर्टेबली उसको -1 दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका, और ये √10 है ना, ये √10, तो ये -√10। ठीक है, तो यही आपका IL(0) है। ठीक है, तो बस अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग, PL जो था IL(0) का स्क्वायर बाय 2, जो ये स्क्वायर करोगे तो 10/2 मतलब 5 वाट। ठीक है, तो वही वाला आंसर आ गया आपका प्लस। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताते चलूं अभी, कि अगर जैसे मैंने बोला कि अगर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उसका पावर एब्जॉर्ब नेगेटिव आता, तो आपके कैलकुलेशन पे वो खुद से नेगेटिव आ जाता। ठीक है, कैलकुलेशन पे वो खुद से नेगेटिव आता। अगर डिस्कशन पर्पस के लिए मैं ये बोल दूं कि अगर 5π/4 पे नहीं, अगर मैं 7π/4 पे पूछता, 7π/4 कहाँ होगा सर, डेफिनेटली यहाँ होगा, है ना, ये 7π/4 पे पूछता, तो डेफिनेटली उस वक्त कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा होता और उसका पावर एब्जॉर्ब नेगेटिव आता। तो यहाँ पे भी देखो कैलकुलेशन पे, यहाँ पे डिस्कशन पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, 5π/4 की जगह 7π/4 लिखते, है ना, 7π/4 लिखते, तो 7π/4 लिखते तो कैलकुलेट करो तो यहाँ पे नेगेटिव खुद से आएगा। ठीक है, तो उसका वरी करने की आपको नीड नहीं है। अगर आप सही से सोचते हो तो बड़े आसानी से शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, लेकिन आप एक बार कैलकुलेशन करने का ठान लिए तो आपको चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है उसके बारे में सोचने की नीड नहीं है। ठीक है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि काफी बच्चे परेशान रहते हैं, सर इस वक्त चार्ज हो रहा था कि डिस्चार्ज हो रहा था, कैसे पता चलेगा, तभी जाके हम प्लस माइनस डिसाइड कर पाएंगे। नहीं, मैथमेटिक्स एक बार आपने डिसाइड किया कि मैथमेटिक्स करेंगे या फिर कैलकुलेशन करेंगे, चालाकी नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका माइनस आना है तो माइनस खुद से आएगा, प्लस आना है प्लस खुद से आएगा। या फिर उसका मतलब आप उल्टा भी देख सकते हो कि प्लस आया है, पावर एब्जॉर्ब प्लस आया है, तो उसका मतलब क्या है कि उस वक्त वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कैपेसिटर को मैंने बोला था एज ए सिंक ट्रीट करके काम करना है, तो एज ए सिंक, पावर सिंक के लिए हमेशा एब्जॉर्ब पॉजिटिव पावर, एब्जॉर्ब पावर ही होता है ऑफकोर्स। ठीक है, नेगेटिव आ रहा था मतलब वो डिलीवर कर रहा होगा उस वक्त। ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इस वक्त चार्ज, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, ये बात सोचने की आपको कोई नीड नहीं है इफ यू आर गोइंग फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, ये खुद से आएगा, माइनस होना है तो खुद से होगा, प्लस होना है तो खुद से होगा, खुद से कैलकुलेशन में दिखेगा आपको, प्रोवाइडेड आप प्रॉपर केयर कर रहे हो। ये जो मैंने बोला था यहाँ पे, ये एक बार टर्मिनल लिख दिया तो लिख दिया, ये सब का प्रॉपर केयर कर रहे हो तो प्रोवाइड तो खुद से आएगा, पावर डिलीवर्ड है कि पावर एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, खुद से आएगा, साइन बता देगा। ठीक है, चलो, तो देखा हमने कि 5 वाट भी आया है, कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया, या फिर मैं तो चाहता हूँ आप चालाकी करो। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं बनाता हूँ ताकि आप चालाक बच्चे हो तो आप 2 सेकंड में बनाओ। ठीक है, अगर आप बेवकूफ बच्चे हो, चालाक नहीं हो तो ऑफकोर्स बेवकूफ हो, चलो डोंट माइंड, लेकिन हाँ, चालाक नहीं जो है वो बेवकूफ है। तो वो बेवकूफ वर्ड परमानेंट नहीं होता। ठीक है, कोई भी बच्चा चालाक बन सकता है, इसका मतलब अगली बार से आपको ऐसा मौका मिले तो नहीं छोड़ना। ठीक है, अगली बार से ऐसा मौका मिले तो बिल्कुल नहीं छोड़ना सर, आप चालाक बन के कर लेना। ठीक है, तो आप बन जाओगे एक चालाक बच्चा। ठीक है, आई होप आपकी जर्नी सही से चल रही है और इस बार गेट पे बहुत अच्छा रैंक लेके आना है। ठीक है, चलो फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट डोज पे। थैंक यू।